नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारतीय महिलाओं ने फिर एक बार बजाया डंका, 7वीं बार जीता विमेंस एशिया कप। गुजरात में चुनाव के साथ दल बदलने का मौसम, अल्पेश कथीरिया ने दिए भाजपा में जुड़ने के संकेत। और राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा आए वडोदरा, कहा साहब की यात्राएं बाकी होंगी, तभी नहीं हुआ चुनाव का ऐलान। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 7वीं बार एशिया कप पर कब्जा करते हुए भारत को फिर एक बार फक्र महसूस कराया है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने गेंदबाजों के अद्भुत प्रदर्शन के बाद स्मृति मंधाना के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में शनिवार को 8 विकेट से मात दी। श्रीलंका ने भारत को 22 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह महिला एशिया कप का 8वां आयोजन था, जबकि भारत की यह 7वीं जीत है। भारत ने महिला एशिया कप 4 बार वनडे फॉर्मेट में जीता है, जबकि 3 बार T20 फॉर्मेट में जीत हासिल की है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई। इनोंका रणवेरा ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने छक्का मारकर टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाई। मंधाना 25 गेंद पर 51 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जमाए। उनका स्ट्राइक रेट 204 का रहा। कप्तान हरमनप्रीत कौर 11 रन बनाकर मंधाना के साथ नाबाद रही। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजकोट में धोराजी उपलेटा के कांग्रेस विधायक ललित वसोया ने पत्रकार परिषद आयोजित कर अल्पेश कथीरिया के भाजपा में जुड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडियाना माध्यमथी मने जाणवा मळ्युं छे के खोडलधाम समिति द्वारा 19 तारीखे ज्यारे नरेन्द्रभाई मोदी राजकोटनी मुलाकाते आवे छे त्यारे खोडलधाममां धजा चढ़ाववाना कार्यक्रम राखे अने एना माटे समितिए एमने आमंत्रण आप्युं छे। दरेक वर्ग, दरेक समाज आ देशना वडाप्रधानने स्वतंत्र रीते आमंत्रण आपवानो अधिकारी छे अने ए रीते एने आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। जोईए के आ आमंत्रणनो वडाप्रधान स्वीकार करे छे के नहीं। पहेला तो आप सौ मीडिया मित्रोने हूँ कहूँ के छेल्ला 3-4 महीनाथी ललित वसोया भारतीय जनता पार्टी में जाय छे। आ एक बात हती। अल्पेश कथीरिया साथे काले आ मीडिया में समाचार जोया पछी मारे टेलिफोनिक चर्चा पण थई छे। अल्पेश ने राजनीति में आववा माटे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अने भारतीय जनता पार्टी त्रणेय पार्टीए आमंत्रण आप्या छे। आ अल्पेशे मने कह्युं छे। अल्पेश कथीरिया एनी जे वात छे कि मारी मागणी स्वीकारवामां आवशे तो अल्पेश कथीरिया के अमारी टीम वती आप सौने कहो कि अमारी जे मागणी छे पाटीदार समाजना जे 14 युवानो शहीद थया हता ए 14 युवानो ना परिवारमांथी एकने सरकारी के अर्ध सरकारी नौकरी आपवी, पाटीदार अनामत आंदोलन वखते थयेला पोलीस केस ए परत खेचवा के जेनी आ बंने वस्तुनी सरकारे खातरी आपी हती एनुं पालन करवामां आज सुधी आव्युं नथी। एमनुं पालन करवामां आवशे तो हूँ भारतीय जनता पार्टी में जवानुं विचारीश, आवुं अल्पेशनुं कहेवानुं छे। जो अल्पेशनी मागणी के पाटीदार समाजनी मागणी सरकारे स्वीकारवी होत तो 2015
ની આ વાત આજે 2022 7 વર્ષ પૂરા થવામાં છે. સરકારે આ વાત સ્વીકારી નથી. એનો મતલબ બહુ સ્પષ્ટપણે કહું છું કે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારમાં બેઠેલા લોકોની પાટીદાર સમાજ પ્રત્યેની ઘૃણા છે, પાટીદાર સમાજ સામેનો રોષ છે અને એટલા માટે આ કેસો પરત ખેંચતા નથી. गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रदेशवासियों को कांग्रेस का इतिहास याद दिलवाया. गुजरात में अब कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद का आयोजन कर कहा कि कांग्रेस ने नागरिकों को जो अधिकार दिए थे वह आज भाजपा ने छीन लिए हैं. जिस तरह से जीडीपी के जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, जो अनुमान हैं, उनको तीनों ने गिरा दिया है, क्योंकि भाषण से राशन नहीं मिलता. और राशन से भी याद आया, एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत हमने विकास किया, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है. 5 किलो राशन देना 80 करोड़ लोगों को, ये कौन से विकास की निशानी है? भाजपा के लोग बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है. वडोदरा के टीपी 13 में फुलवाड़ी ब्रिज निकट डंपिंग साइट बनाने की कवायद का वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा विरोध करते हुए कार्यवाही को रोका गया. गुजरात के वडोदरा शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उत्तर जोन में टीपी 13 में फुलवाड़ी ब्रिज निकट कचरे की डंपिंग साइट बना ली गई है, जिसका कांग्रेस के नगर सेवक पुष्पा वाघेला, जहां भरवाड़, अमीर रावत और हरीश पटेल ने विरोध किया. कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के चारों नगर सेवकों ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को रुकवाकर इस इलाके की समस्या को हल करने की कोशिश की. इस रिहायशी इलाके में डंपिंग साइट से भयानक बदबू और मच्छरों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ता है. स्थानीय निवासियों के हित में कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा यहां कचरा फेंके जाने का विरोध किया गया. एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिशन की बातें करते हैं. दिन ब दिन जो भारत देश का सबसे साफ सुथरा शहर गिना जाता था, वडोदरा शहर आज 1 नंबर पे है. एक्चुअली अगर वडोदरा शहर की परिस्थिति का मुआयना किया जाए तो वडोदरा शहर में पिछले 4-5 सालों से कोई लैंडफिल साइट नहीं है. जो सेकंड फेज लैंडफिल साइट का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उसकी ज़मीन हमने आज तक दी नहीं है. दूसरी तरफ बड़ौदा का टोटल जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है वो सीधा लैंडफिल साइट पे जाता है. बीच में कोई ट्रांसफर स्टेशन नहीं है. छोटे छोटे व्हीकल से वहाँ तक कचरा लिया जाता है और इसकी वजह से ट्रैफिक का न्यूसेंस होता है. कचरा उड़ के रोड पे भी गिरता है. एक विजुअली भी एक न्यूसेंस क्रिएट होता है. तभी अलग अलग वार्ड में कहीं कहीं पर डंप साइट्स बनी हुई है, जैसे कारेली बाग में डंप साइट बनी हुई है. इस तरह से अलग अलग जगह पे डंप साइट बनी हुई है. आज नवायार्ड एरिया में जो गोरबा नवायार्ड का कनेक्टिंग ब्रिज है, उसके नीचे नई डंप साइट शुरू की जाती थी. आजू बाजू पूरा रेसिडेंशियल जोन है ना, वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट की गई है. अनसाइंटिफिकली अगर वेस्ट वहाँ कलेक्ट होगा तो लीचेट्स अंदर जाके आजू बाजू के जो एक्वीफर्स है वो एक्वीफर्स को कंटामिनेट करेंगे. उसकी वजह से लोगों की ट्यूबवेल बोरवेल में पानी भी कंटामिनेटेड होगा. प्लस मक्खियों का और जो फाउल स्मेल का न्यूसेंस है वो आसपास के रहने वालों को आएगा. ये रेसिडेंशियल जोन में इसका चारों काउंसिलरों ने और वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने मिलकर विरोध किया है और हमारी डिमांड है कि यहाँ पर डंप साइट ना बन के इमीडिएटली जो ट्रांसफर स्टेशन बनने का प्लानिंग किया है वो ट्रांसफर स्टेशन का काम शुरू किया जाए, ताकि शहर में से भी जो छोटी छोटी कचरे की गाड़ियाँ लैंडफिल साइट तक जाती है वो उस पर कंट्रोल हो. और साथ ही साथ जो लैंडफिल साइट का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 1.5-2 साल से नहीं हो रहा है, उसकी साइट एक्वायर करके तुरंत कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाए. खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद.
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. गुजरात के वडोदरा शहर में कई सालों की मांग के बाद आखिरकार दमकल जवानों के लिए फायर स्टेशन और कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. गुजरात के वडोदरा शहर में 2 मांगे पिछले कई सालों से उठाई जा रही थी. उनमें से एक मांग थी वडोदरा शहर में आपात स्थिति से निपटने के लिए 24/7 तैयार रहने वाले दमकल जवानों के लिए फायर स्टेशन का निर्माण. वहीं दूसरी मांग थी कलानगरी वडोदरा के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए आर्ट गैलरी के निर्माण की मांग. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन दोनों मांगों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कई सालों बाद 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से आर्ट गैलरी और फायर स्टेशन का निर्माण कार्य बदामड़ी बाग में शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, अकोटा विधायक सीमा मोहिले, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और महानगर पालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. आज बदामड़ी बाग के परिसर में फायर ब्रिगेड और साथ साथ में आर्ट गैलरी का खातमुहूर्त कर लिया गया है. और बरसों से पेंडिंग ये विषय था फायर ब्रिगेड का स्टेशन और साथ साथ में बदामड़ी बाग में जो आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए थी उसके लिए खातमुहूर्त किया गया. और साथ साथ में जितने भी अटलादरा के परिसर में एक अपना कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण धारासभ्य ग्रांट में से और साथ साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका भी लोकार्पण आज होने वाला है. तो अब कॉरपोरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ. और यहाँ के रहने वाले परिसर के लोगों के लिए जो अकोटा विधानसभा में आर्ट गैलरी बन रही है, सभी कलाकारों की इच्छा थी और दिवाली के समय में उनको ये आर्ट गैलरी मिली है, तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन कि उनको ये प्रयास उनका सफल हो गया. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી વડોદરાના મધ્યમાં બંબાખાનું એટલે વડોદરાનું મુખ્ય ફાયર સ્ટેશન કોર્પોરેશન દ્વારા તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું. અને તેવી જ રીતે વડોદરા શહેર કલાનગરી છે અને કલાકારોની જે આર્ટ ગેલેરી કોર્પોરેશનની હતી બદામડી બાગ ખાતે, ત્યારે નવું CCC સેન્ટર બાંધવાના કારણે આર્ટ ગેલેરી પણ 5-6 વર્ષ પહેલાં તોડી નાખવામાં આવી હતી. આ બંનેનું સમાધાન થાય એ રીતે સંયુક્ત રીતે બદામડી બાગ CCC સેન્ટરની બાજુમાં CCC સેન્ટરના બિલ્ડિંગને એડજોઇનિંગ એ ફાયર સ્ટેશન અને આર્ટ ગેલેરીનું કલાકારોને આર્ટ ગેલેરી મળે અને વડોદરાના જે 4 થી 5 વર્ષથી તાપની અંદર બેસી રહેતા, એક શેડની અંદર બેસી રહેતા ફાયર બ્રિગેડના અમારા જવાનો જે શહેરને 24 કલાક શહેરની સેવામાં કાર્યરત છે, નાગરિકોના જીવ બચાવવામાં કાર્યરત છે, એમને પણ ન્યાય મળે, એમને પણ નવું ફાયર સ્ટેશન મળે, એના સંયુક્ત ઉપક્રમે બદામડી બાગના બહુ થોડા પોર્શનને 5,000 ફૂટની જ જગ્યાને લઈને ત્યાં ફાયર સ્ટેશન અને આર્ટ ગેલેરી બનાવવાનું કોર્પોરેશને આજે કામનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. साथ ही वडोदरा महानगर पालिका द्वारा करोड़ों की लागत से खरीदे गए नए 7 JCB मशीन और वाइब्रेटर रोलर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया. साथ ही इस मौके पर 21.14 करोड़ की लागत से नए खरीदे गए 7 JCB मशीन और
मैकना मिनी वाइब्रेटरी रोलर का लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिससे वडोदरा शहर के नागरिकों को सुविधा मिल पाएगी। जेसीबी मशीन और रोलर के साथ साथ अकोटा विधायक सीमा मोहिले की ग्रांट से आवंटित एम्बुलेंस का भी फ्लैग ऑफ कर लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। 7 રોલર અને 1 એમ્બ્યુલન્સ માન્ય ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન મોહિલે જે પોતાના કોટામાંથી એક એમ્બ્યુલન્સ ડોનેટ કરી છે, એ એમ્બ્યુલન્સનું લોકાર્પણ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ જેમ 19 વોર્ડ કર્યા, 12માંથી 19 વોર્ડનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય કર્યો, આ 19 વોર્ડમાં જે સાધન સામગ્રીની અપૂર્તતા હતી એમાં 7 રોલર ખરીદીને આજે તેના લોકાર્પણ ફ્લેગ ઓફનો કાર્યક્રમ પણ રાखेલો હતો અને એની અંદર જે આ લોકાર્પણ થયેલી સાધન સામગ્રી ઝડપથી વોર્ડમાં ફાળવીને લોક સુવિધાના કામમાં લાગે એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન चिंता કરશે। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद गोपाल इटालिया गुजरात के खोड़लधाम दर्शन करने पहुंचे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखे गए थे। इस मामले उनके दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी। रिहाई के बाद गोपाल इटालिया मां खोड़ल के दर्शन के लिए खोड़ल धाम पहुंचे। यहां राजकोट एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों को कहा कि स्मृति ईरानी उनके पुराने वीडियो पोस्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें गैस के सिलेंडर सर पर लेकर नाच रहे थे, ऐसे वीडियो पोस्ट करने चाहिए। कि बीजेपी, पूरी गुजरात की बीजेपी पार्टी और पूरे देश की बीजेपी पार्टी मेरे पीछे लगाई हुई है और पूरे देश भर में से जो भी बातें 8, 10, 12 साल पहले बोली गई थी वो ढूंढ ढूंढ के खोज के पूरे देश को ये दिखा रहे कि देखो ये कैसी भाषा है, कैसा आदमी है, क्या चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये लोग, बीजेपी के लोग पाटीदारों से इतनी नफरत करते हैं और इस नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो इस चुनाव के टाइम पे मुझ जैसे साधारण आदमी को टारगेट कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने कल मुझे बुलाया था, आज तक अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे नोटिस नहीं मिला है। तब भी बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं सामने से चल के एनसीडब्ल्यू के ऑफिस पे गया। वहाँ पे उनकी दिलचस्पी ये जानने में नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उनकी दिलचस्पी मुझे धमकाने में, मुझे गालियाँ देने में और मुझे जेल में बंद करने में थी, जो मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि उन्होंने क्या किया। गुजरात से दिल्ली बुला के ओखला के थाने में बिठा दिया। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो भाजपाई लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 2015 में उन्होंने जब पाटीदार समाज का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के सामने गोलियां चलाई, कितने हमारे युवाओं को मार दिया गोलियों से। जो कुछ बच गए उसके ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए और उस मुकदमे से भी जो बच गए उसको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तब भी बीजेपी ये सोचती है कि इतना करने के बाद भी एक कोई गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे पार्टी का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सताओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, कैसे करके पटेलों को रोको, पटेलों के युवाओं को रोको। ये पूरा राष्ट्रीय षड्यंत्र बीजेपी पार्टी जो चला रही है वो पूरा ड्रामा कल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। जब 27 साल के बाद गुजरात की जनता ये पूछ रही है कि आपने 27 साल में क्या बनाया, क्या किया, ये बताइए, तब बीजेपी बोल रही है कि हमने कुछ नहीं किया है, ये गोपाल का वीडियो देख लीजिए और वोट दे दीजिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जनता अब पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है। जनता ने अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल को पसंद कर लिया है और अगले चुनाव में इसका अच्छा असर दिखने को मिलेगा। वडोदरा में आईओबी बैंक ने अपनी सेवाओं के 58 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्थापना के 58 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बैंक की रिनोवेटेड ब्रांच प्रेमाइसिस का उद्घाटन किया गया। सन 1964 में 15 अक्टूबर के दिन वडोदरा के मांडवी में इंडियन ओवरसीज बैंक की मुख्य शाखा का शुभारंभ हुआ था, जिसके 58 साल पूरे होने पर स्थानीय नगर सेवकों और खाता धारकों के साथ खुशियां मनाई गई। आज जो है इंडियन ओवरसीज बैंक बड़ौदा मुख्य शाखा का
58th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और साथ ही हमने शाखा का रिनोवेशन किया है। जो चूँकि आपको पता है कि 2-3 महीना पहले यहाँ इस शाखा में फायर का इंसिडेंस हुआ था, छोटा सा फायर का इंसिडेंस हुआ, तो उस कारण से हमने निश्चय किया कि जो इसको पूरा का पूरा शाखा को नया रूप में परिवर्तित करके यहाँ के जो हमारे 58 साल से जो ग्राहक को हम सेवा दे रहे हैं उसको और बढ़िया से हम सेवा दें इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। सर, जब शुरू किया है 58 साल पहले एक छोटा सा बैंक था और अभी बड़ा बिल्डिंग लिया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 58 साल पहले जो इंडियन ओवरसीज बैंक जो था वो एक मिड स्मॉल साइज पब्लिक सेक्टर बैंक थी, लेकिन अभी जो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो है एक मिड साइज या बढ़िया जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें एक है और बहुत मजबूती ढंग से हम अपना प्रेजेंस जो है गुजरात में और ख़ास करके बड़ौदा में दे रहे हैं। और ये इस शाखा की अपनी एक इतिहास है कि ये 58 साल से सभी लोग को, सभी वॉक ऑफ लाइफ को लोगों को सेवा दे रही है और ये शाखा का अपना रिच हिस्ट्री है। ये बड़ौदा शाखा, बड़ौदा में सबसे पहली शाखा थी और अभी हमारा बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास ही 17 शाखा चल रही है। आज 4 दरवाजा में अंदर जो मेहता पुल जो विस्तार है, जो पुराना हमारा पुराना विस्तार मेहता पुल है, उसके अंदर IOB एक बैंक का आज ओपनिंग है। वो ओपनिंग में आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। ये जो बैंक है वो 59 इयर्स जूनी पुरानी हुए। वहाँ पे पहले जो नाना काका यहाँ के जो वडील है पहले से जब सब और पूर्व मेयर थे, सब उनको पहचानते हैं बड़ौदा में। उनके वहाँ यहाँ पे वो बैंक स्थित थी। फिर यहाँ सामने जो यहाँ के हमारे पुराने कार्यकर हैं भाजपा के और व्यापारी मंडल के हैं, वो मित्तल भाई ने यहाँ पे पूरा बिल्डिंग ख़रीदा, वहाँ पे उन्होंने ये बैंक को दिया। IOB बैंक यहाँ पे शुरू हुई। आज मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये 4 दरवाजे में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो पार्किंग की होती है। तो यहाँ पे आपको पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारा अकाउंट खुलवाए। यहाँ पे नज़दीक में 4 दरवाजा के बीच ये हमारे लिए ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हम उनका लाभ लें और ये बैंक में सभी तरह की सुविधा है। कोई पार्किंग की भी सुविधा वो भी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ये इस बैंक का हम लोग लाभ लें। और ये 4 दरवाजा में जो पुरानी बैंक है और वो अभी नहीं हुई है, तो हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 दरवाजा में जो एक बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दूसरी अभी हमें मिल रही है। तो ये बैंक के सभी स्टाफ, ये यहाँ के मैनेजर, यहाँ के जो मित्तल भाई ने ये खरीदी है, हमारे पूर्व काउंसिलर मीनेश भाई भी यहाँ पर उपस्थित है। तो सब लोगों को मैं यहाँ पे इन लोगों को अभिनंदन देती हूँ। मेरा यहाँ बरसों से, शायद मैं माइनर में से मेजर हो तब से मेरा इधर अकाउंट है और यहाँ का जो स्टाफ है पूरा कोऑपरेटिव नेचर वाला है और बैंक की जो फैसिलिटी है वो एकदम अच्छी तरह है। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पार्किंग है। वो पार्किंग का तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आओ तब भी पार्किंग आपको फुल फ्लेज में मिलता है और यहाँ के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव नेचर वाले हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है। इसी बीच बनासकांठा से एक मोदी भक्त भाजपा का प्रचार करने पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घड़ियां गिनी जा रही है। राजनीतिक दल नागरिकों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच बनासकांठा का एक मोदी भक्त बड़े बड़े पोस्टर बनवाकर गुजरात के शहरों की सैर पर निकल पड़ा है। मावजी पटेल नामक यह मोदी भक्त PM मोदी द्वारा किए गए कार्यों से काफी प्रभावित है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं।
मेरे को तो ये इलेक्शन का मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं कोई राज्य पार्टी के मिला भी नहीं है, मेरे को कोई पहचानते भी नहीं है। मेरे को कोई पार्टी वाला कोई पहचानता नहीं है, मगर मैं एक सनातनी राष्ट्रवादी हूँ पहले से ही। और मैंने अभी बहुत टाइम से देखता था, तो मैं बोला अभी मेरे को लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये काम मेरी अपनी इच्छा से ये काम चालू किया है। जो कांग्रेस विरोधी है, हिंदू विरोधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो पैदल लेके निकले, क्या कहेंगे क्या? कांग्रेस को तो मैं सालों से भरता हूँ, गूगल पे और जगह मैं नज़र से भी देखा सुना, सब नज़र से। वो सालों से हिंदू विरोधी पार्टी रही है और हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश में रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं है, एक 100% है, लगता नहीं है, 100% सच है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है और हिंदुओं को ख़त्म करके मुस्लिम राष्ट्र बनाने में तैयारी में भी थी। और आम आदमी पार्टी पर मैं चला 3 साल से अभ्यास किया। मैं दिल्ली 3 साल में 5-6 बार गया हूँ दिल्ली में, और मैंने वहाँ देखा है जब से केजरीवाल दूसरी बार आया जीत के, उसके बाद तो जो दिल्ली दंगा हुआ, शाहीन बाग हुआ, फर्जी किसान आंदोलन हुआ, वो सब में हिंदुओं को ख़त्म बहुत परेशान किया है। और मुस्लिम डॉक्टर मरे, मुस्लिम वर्कर मरे, उनको केजरीवाल ने 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख दंगाइयों को भी केजरीवाल ने पैसा दिया। और जो हिंदू मरे हैं, हिंदू डॉक्टर और वर्कर और लोग, उनको केजरीवाल ने 1 भी रुपया नहीं दिया और कुछ नहीं, उसको मिला भी नहीं है। कहीं आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या मोदी का पैनल लेके? मैं एक सनातनी राष्ट्रवादी हूँ, सिर्फ मैं मोदी जी का भक्त हूँ, बस मोदी जी को मैं भगवान मानता हूँ। बाकी मेरा राजकीय पक्ष से कोई लेना देना, कोई राजकीय पार्टी से। आने के बाद मोदी जी को आने के बाद ही हमको शक्ति मिली है। हाँ, ये हमारा देश, हम हिंदू अभी 2014 से ही आज़ाद होने लगे हैं, नहीं तो आज़ाद नहीं थे। आज भी अभी हिंदू बिल्कुल आज़ाद नहीं है। मोदी जी आए 2014 से, उसके बाद ही हम हिंदू आज़ाद होने लगे हैं बस। वडोदरा महानगर पालिका और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान से वडोदरा में गरीब कल्याण मेला और अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग द्वारा तैयार किए गए आवास का ड्रॉ किया गया। गुजरात सरकार द्वारा सभी वर्ग के लोगों को सरकारी लाभ देने के लिए अलग अलग योजनाओं पर अमल किया जाता है, जिसमें कमिश्नर कुटीर और ग्रामोद्योग जैसी योजनाओं से गांव में बसने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को हस्तकला, कुटीर और ग्रामोद्योग के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। मानव कल्याण योजना अंतर्गत 27 छोटे बड़े रोजगार के तहत साधन सहायता दी जाती है। 5,000 से 50,000 तक की संस्था सहायता का वितरण किया जाता है। वडोदरा में भी जरूरतमंदों को इस योजना के तहत साधन सहायता का वितरण किया गया। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग द्वारा तैयार किए गए आवास 203 लाभार्थियों को आवंटित किए गए। इस मौके पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर बंछा निधि पानी, विधायक सीमा मोहिले, जीतू सुखड़िया, योगेश पटेल की उपस्थिति रही। વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે વડોદરા શહેરનો ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આશરે 1038 જેટલા લાભાર્થીઓને કરોડો રૂપિયાના સાધન સહાય, એમાં પણ ભરતકામની કીટ હોય, સુથારી કામની હોય, બ્યુટી પાર્લરની કીટ હોય, ક્યાંક પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના, PM જય યોજનાના લાભાર્થી હોય, ક્યાંક કુંવરબાઈ બામેરાના લાભાર્થી હોય, વિધવા સહાય હોય, વૃદ્ધ સહાય હોય, અનેક સહાયના વિતરણના ચેકોનું વિતરણ, સાધન સહાયનું વિતરણ આજે કરવામાં આવ્યું હતું। આની પાછળનો સીધો આશય એ છે કે કોઈપણ ગરીબ છે એનું જીવન ધોરણ બદલાવ કરવા માટે, એ પોતાના પગભર પર ઊભો થાય એના માટેની જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ એ સરકાર દ્વારા, કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવે છે। અને એની સાથે આજે કલ્યાણનગર ઝૂંપડપટ્ટી જ્યાંથી વર્ષો પહેલાં તોડી નાખવામાં આવી હતી, એના પણ ત્યાં મકાનો બન્યા અને એના પછી આજે 203 જેટલા લાભાર્થીઓને આજે ત્યાં આવાસ આપવામાં આવ્યા છે। ખરા અર્થની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિનું જીવન ધોરણ એના ઘરથી બદલાતું હોય છે, અને જ્યારે આજે નવા આવાસ મળ્યા છે એમને આમ પૃથ્વીનો છેડો એ ઘર કહેવાય, ત્યારે એ સુખ શાંતિથી સમૃદ્ધિથી જીવી શકે, ત્યારે દિવાળી પહેલાં જે આ ગરીબોને આવાસ પણ મળ્યા છે, હું આ સર્વેને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આજે જેમને સાધન સહાય કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, ચેક વિતરણ કરાવ્યું છે, એ પણ સોમાનભેર જીવી શકે એના માટેની સર્વેને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું, અભિનંદન અર્પણ। મિત્રો, દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગરીબોને સરકાર દ્વારા સીધો લાભ મળે એ ભાવ સાથે તેમણે ગુજરાતમાં ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કર્યું અને એ સિલસિલો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગઈકાલે જિલ્લામાં અને આજે મહાનગરપાલિકામાં આ લાભાર્થીઓને લાભ આપવાનો આજનો આ કાર્યક્રમ ગરીબ કલ્યાણ મેળા દ્વારા આજે 1000થી પણ વધારે લાભાર્થીને આજે લાભ આપવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા પણ કલ્યાણનગરના આવાસનો આજે ડ્રો કરવામાં આવ્યો છે અને એ આવાસમાં એ લાભાર્થીને પોતાનું ઘર મળી શકે એ પણ આજે ડ્રો દ્વારા કલ્યાણનગરના રહીશોને એમનું ઘર મળવાનું છે. આજના દિવસે લાભાર્થીને જે લાભ મળ્યો છે ગુજરાત સરકારની અને માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી એક જ ભાવ છે કે સરકારના 100 રૂપિયા તો 100 રૂપિયા સીધા લાભાર્થીને મળે આ ભાવ સાથે ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન અને એ રીતે દરેક અલગ અલગ યોજના દ્વારા આ લાભાર્થી સીધો લાભ લઈ શકે એ આયોજન ગરીબ કલ્યાણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આજના દિવસે લાભાર્થીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે કલ્યાણનગરના રહીશોને પણ અભિનંદન આપું છું કે તેમને પણ પોતાનું આજે આવાસ મળી રહ્યું છે અને જે ખુશી છે એટલે એમને પણ खूब खूब अभिनंदन. गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में गुजरात भाजपा ने विकास कार्यों को खुला दौर दे दिया है. डबल इंजन की सरकार कहे जाते गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार विकास कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया जा रहा है. सुरेंद्रनगर के लीमड़ी में नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य का शुभारंभ और भूमि पूजन किया गया, जिसमें आरसीसी सड़क, पेवर ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट, ब्यूटिफिकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत के कार्य शामिल रहे. इस मौके पर राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री किरीट सिंह राणा और सुरेंद्रनगर के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही. मारा मत विस्तार એટલે કે લીમડી ચુંગા અને સાયલા લીમડી નગરપાલિકાનો લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ હતો. મારો મત વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારમાં હું પણ દર શુક્રવારે પ્રજાને એટલે કે લોકોને સાંભળવા માટેનો મારી ઓફિસ ઉપર હું સાંભળતો હોઉં છું. નગરપાલિકામાં અનેક રજૂઆતો રોડ બનાવવા માટે આવે, નાના મોટા સાધનો એટલે કે આપણા ટ્રેક્ટર હોય, પાણીની ક્યારેક અમારી કંઈક લાઈન તૂટી હોય તો કે પ્રશ્ન બન્યો તો એના ટેન્કરો એ વિસ્તારમાં પહોંચાડવા માટે નવા ટેન્કરો પણ આજે અમે એને સરકાર તરફથી ગ્રાન્ટ મળતી હતી. મારા ગ્રાન્ટમાંથી પણ અલગ અલગ યોજનાની ગ્રાન્ટમાંથી પણ આપણને સાધનો નગરપાલિકામાં પૂરતા પ્રમાણમાં મળે. મને લાગે છે ફેઝ 2 છે. ફેઝ પહેલાંમાં પણ અમે ખૂબ કામગીરી કરી છે. જે રજૂઆત આવી મુજબ લીમડીમાં રોડ, રસ્તા, લાઇટ, પાણી આવી નાની મોટી ગટરની વ્યવસ્થા એવા નાના નાના પ્રશ્નો હોય છે અને એમના માટે બહુ મહત્ત્વના હોય છે. એટલે અમારી પાસે રજૂઆત કાયમ માટે અમે મળતા હોઈએ છીએ અને મળતી હોય છે. આજે 8 કરોડની રકમનું અમે ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યું છે. જાજોગોપ જગ્યાએ હાઈ પાવર જે 10 લખાણા છે, બીજા 10 પણ હજી લખાવાના છે. જાજોબાગ એરિયા કવરેજ અમે પૂરેપૂરો કરી લીધો છે. આજે પણ મને ઘણાએ રજૂઆત કરી તો એ રજૂઆત પર ધ્યાન ઉપર લીધી છે. भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश दवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक पुराना वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं. इस मामले आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोरठिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी. गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और पिछले 27 साल के अंदर गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार रही, मगर जब आप आज भाजपा के ये सारे शासन के दरमियान लोगों के सवालों के जवाब देने का जब समय आया, जब जनता पूछ रही है कि हमारे रोज़गार कहाँ हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है. जब जनता पूछ रही है कि हमारे बच्चों की स्कूल कहाँ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है. जब लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और उनके दोषी क्यों खुले घूम रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है. गुजरात के अंदर जो विकास का झूठा मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसके सामने गुजरात के सारे रोड जो रास्ते हैं आज टूटे पड़े हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है. मगर भाजपा ये कहना चाहती है कि गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो देख लो और हमें वोट दे दो. मुझे लग रहा है कि इस बार भाजपा बुरी तरीके से डरी हुई है, बौखलाहट में है और इसी की वजह से ये सारे नए नए वीडियो लाना
और किसी व्यक्ति को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। यही नेता है कि जो अनाप शनाप कुछ भी बोल चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भी हल्की से हल्की गाली जो है वो ये लोग दे चुके हैं, मगर आज भी गुजरात के जो सवाल और गुजरात के जो मुद्दे हैं उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि गोपाल इटालिया एक आम युवान है, एक आम परिवार से आता है, उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक पाटीदार है। और आज जैसे हम सब जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक लौटा पाटीदार लीडर जो है वो इन लोगों के सामने लड़ रहा है। उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन जब से हुआ उसके बाद गुजरात के अंदर भाजपा ने ये सुपारी ली है कि किसी भी बड़े लीडर को हम बड़ा नहीं बनने देंगे पाटीदार में से। और आज जितने भी बड़े लीडर थे उनको या तो उन्होंने अपने पार्टी में ले लिया या तो फिर उन्होंने उसको जो है वो उनके राजनीतिक करियर ख़त्म करने की कोशिश करी है। कल गुजरात के गांधीनगर में पुराने सचिवालय ब्लॉक नंबर 16 में दूसरे माल पे एक भीषण आग लगी। इस आग के अंदर कई फाइलें जो है वो जल के खाक हो गई। कल जो आग लगी वो पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल सी घटना है, मगर जैसे कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और सचिवालय के अंदर काम करने वाले कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ये आग जो है जानबूझ के लगाई गई है। इस फ्लोर पे रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर की ऑफिस थी, जिसके अंदर गांव के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं और वहाँ पे जो काम हुए हैं उनकी फाइलें इस फ्लोर पे थी। मगर आज जब आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो गांव के अंदर जो काम नहीं हुए हैं वो काम ऑलरेडी पेपर में हो चुके हैं और उस जो पेपर वाली जो फाइलें थी वो फाइलें को जला के खाक कर दी गई है। मैं एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल जो गोपाल इटालिया का वीडियो वायरल करके मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सचिवालय में ये सारी फाइलें जो है मुद्दा भटका के सारी फाइलें जलाई गई है। अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ होता तो वो ग्राउंड पे दिखता, 2.5 लाख करोड़ का बजट ग्राउंड पे दिखता। मगर आज जब भाजपा पूरी तरीके से ये जानती है कि अगली बार चुनाव में वो जीत के नहीं आने वाली, इस बार उनकी सरकार 100% गुजरात से जाने वाली है, तो अपने पाप छुपाने के लिए उन लोगों ने ये फाइलें जो है वो जानबूझ के जलाई है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की घटना पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजकोट में पत्रकार परिषद आयोजित की गई और भाजपा सरकार की शिक्षा नीति पर प्रहार किए गए। તબક્કામાં એક દિવસે પરીક્ષા લેવાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ। એનું કારણ એ હતું કે પહેલું સેમેસ્ટર પૂરું થાય અને બીજું સેમેસ્ટર શરૂ થાય, એની વચ્ચે જે લાંબો સમયગાળો જતો હતો પરીક્ષાઓમાં, એમાં વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના દિવસો ઓછા પડતા હતા। એના કારણે આ વખતે 3 શિફ્ટમાં પરીક્ષા લેવી એવું નક્કી થયું। 3 શિફ્ટમાં પરીક્ષા લેવાનો વિરોધ એટલા માટે કરવાની પ્રશ્ન નહોતો, એમાં વિદ્યાર્થીઓના ભણવાના દિવસો વધી શકતા હતા। મુદ્દો એ હતો કે પેપર ત્યાં કેવી રીતે પહોંચાડવા। આપણી પ્રણાલી લે છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની, પહેલા 1 અઠવાડિયા પહેલા પેપર ત્યાં પહોંચી જતા હતા, પાછળથી એવું નક્કી થયું કે રોજે રોજ પહોંચાડવામાં આવે, ફરીથી આ 3 પેપર નક્કી કરવાના આવ્યા લેવાના, ત્યારે યુનિવર્સિટીએ એક આગલા દિવસે પેપર પહોંચાડવાનું નક્કી કર્યું। પણ એના સમાંતર પેપર જ્યારે ખુલે ત્યારે એ બોક્સનો વિડીયોગ્રાફી કરીને ખોલવાની વ્યવસ્થા કરવાની યુનિવર્સિટીની સૂચના હતી। આ વખતે જે પેપર ફૂટ્યું છે એ પેપર સોશિયલ મીડિયામાં પણ નથી, વિદ્યાર્થીઓ પાસે પણ નથી। એનો અર્થ એવો થયો કે જે તે કોલેજમાંથી કોઈએ ચોક્કસ રીતે એ પેપર કાઢી અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની ઉપર આબરૂ ઓછી થાય એનો પ્રયાસ થયો છે। જો વેચાણા હોત તો વિદ્યાર્થીઓ પાસે પેપર હોત, સોશિયલ મીડિયામાં પણ નથી। એ એવું દર્શાવે છે કે આ વખતનું પેપર ખોલવાનું અથવા ફૂટવાની પ્રક્રિયા દર વખતે જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે પૈસા કમાવાની, એનાથી કંઈક જુદી ચાલી રહી છે। અમે વિરોધ જે તે વખતે પેપર વહેલું પહોંચાડવું એના માટે શા માટે નહોતો કર્યો, તો એની વાત એવી હતી કે વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના દિવસો ઓછામાં ઓછા 15 થી 22 દિવસનો ફેર પડતો। જો 3 તબક્કામાં પરીક્ષા લેવાય એક દિવસમાં તો એટલા દિવસ બચી શકતા। પેપર પહોંચાડવાના અને પરીક્ષાના 3 તબક્કાને લાગતું વળગતું નથી। હું સમજુ ત્યાં સુધી સવારે પેપર પરીક્ષાના સમયે પહોંચાડી શકાય એવી વ્યવસ્થા ગોઠવી શકાય, બધે ગોઠવાતી જ હોય છે આપણા સિવાય દરેક જિલ્લામાં। ના, સામાન્ય રીતે જિલ્લાઓમાં છે કે પેપર જો કોલેજમાંથી લીક નથી થયું તો ક્યાંથી થયું એ બાબતે કઈ કોંગ્રેસ આ 3 જગ્યા હોઈ શકે। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં પેપર આવ્યા હતા ત્યાંથી હોઈ શકે, જે પ્રેસમાંથી પેપર છપાણા છે ત્યાંથી પણ હોઈ શકે,
અને કોઈ કોલેજમાંથી હોઈ શકે. આ 3 જગ્યા છે. કોંગ્રેસ આક્રમક બનીને આ મુદ્દો કેમ ઉઠાવતી નથી? કારણ કે તમને ખ્યાલ છે કે યુવરાજ છે આમ આદમી પાર્ટીમાં એન્ટ્રી જેમની આ પેપરથી થઈ. કોંગ્રેસ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર છે, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે, 2 યુનિવર્સિટીના આટલા મોટા કૌભાંડ છે, તો 2 દિવસ કદાચ તમારી ચૂંટણી હજી જાહેર નથી થઈ. પ્રચારને એક બાજુ મૂકીને કુલપતિનું રાજીનામું માગો, ન માગો તો પોલીસ કમ્પ્લેન માગો. સજામાં કોણ છે? ગઈકાલે ગુજરાત પ્રદેશ NSUના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકી પોતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં હતા. કુલપતિને રજૂઆત પણ ત્યાં થઈ હતી. નિવેદન અને પેલું થશે, બીજું કઈ નથી. પ્રેસ આઇટમ થઈ ગઈ, બીજું કઈ પ્રેસ નથી. એના પણ એને માટે સળંગ અઠવાડિયું એક કે જ્યાં સુધી તપાસ ન થાય, પકડાય નહીં, ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ પણ જે હવે અનુભવી તમે છો. અમે એમાં ઇન્વોલ્વ છીએ, અમને ખબર છે પ્રક્રિયા શું ચાલે. ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ સ્ટેશન, પરમ દિવસ રાતની પોલીસ સ્ટેશનમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલ પરીક્ષા નિયમોને બોલાવવામાં આવ્યા, એનું નિવેદન લેવાનું, એની પાસેથી વિગત ચકાસવામાં આવી અને ત્યાર પછી પોલીસે એની પ્રક્રિયા ચાલુ કરી દીધી. એક મિનિટ સાહેબ, કોંગ્રેસના સિન્ડિકેટ સભ્ય ધરમભાઈ કામલિયા એવું કહી રહ્યા છે કે યુનિવર્સિટીનો આમાં કોઈ વાક નથી. આપ કઈ રીતે જુઓ? મને લાગે છે કે યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય તરીકે એમનું નિવેદન હશે. કોંગ્રેસ પક્ષ બહુ સ્પષ્ટ માને છે કે આમાં યુનિવર્સિટીની સિસ્ટમનો જ વાંક છે. યુનિવર્સિટીએ એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ કે પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે નહીં. ધરમભાઈ કામલિયા યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય તરીકે કહેતા હોય તો એ પણ સિન્ડિકેટ સભ્ય તરીકે જવાબદાર છે. પણ કોંગ્રેસ પક્ષના તો છે, આપ પણ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આગેવાન છો, તો આપ કોઈ કાર્યવાહી કરશો એમના વિરુદ્ધ? કારણ કે તેઓ કહી રહ્યા છે કે યુનિવર્સિટીનો કોઈ વાક નથી. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય તરીકે એમનું નિવેદન છે. પાર્ટી તરીકે અમારી સ્પષ્ટ લાઈન છે. કુલપતિ સાથેની સાંઠગાંઠ હોઈ શકે તો એ એમનો વિષય છે, એમાં તો હું કંઈ નહીં કહી શકું. કદાચ હોય તો કઈ કાર્યવાહી ચોક્કસ પાર્ટી કાર્યવાહી. અમરેલીમાં પેપર આગલે દિવસે લખાઈ જાય ઘણી જગ્યાએ ચર્ચાઓ સાંભળવા મળી છે કે પેપર 4 વાગે પહોંચી ગયા પછી ત્યાં આગલી રાતે પેપર આ બાબતે કઈ કોંગ્રેસ પાસે માહિતી છે કે કઈ તપાસ કરી છે? એવી બિલકુલ માહિતી નથી અને પેપર આગલે દિવસે લખાયા હોય એવું શક્ય લાગતું નથી અમને. જુનાગઢ યુનિવર્સિટીનો હું આની વિગત આપને આપું. આ મુદ્દો અત્યંત ગંભીર એટલા માટે છે કે ગુજરાતની ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી સૌરાષ્ટ્રમાંથી જુદી પડી. આ યુનિવર્સિટીમાં 15મી ફેબ્રુઆરીએ B.Ed સેમેસ્ટર 1નું હિન્દી વિષયનું પરીક્ષા હતી. એનું પેપર લેવાયું. મેં જે આ કાગળ આપ્યો છે એમાં છેલ્લા પાના ઉપર જોશો તો છેલ્લા પાના ઉપર કયો પ્રશ્ન કયા વિભાગમાંથી પૂછાણો છે એના મુદ્દાઓ લખેલા છે. આ પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર બીજા સેમેસ્ટરના અભ્યાસક્રમનું પેપર પૂછાણું. વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે બીજા સેમેસ્ટરમાં ભણ્યા જ ન હોય તો પહેલા સેમેસ્ટરમાં બીજા સેમેસ્ટરના વિષય આવડે નહીં. આનાથી ઊંધું થયું હોત કે બીજા સેમેસ્ટરમાં પહેલા સેમેસ્ટરનું પરીક્ષા પૂછાણી હોત તો વિદ્યાર્થીને આવડે પણ ખરું. પણ આ કેસની અંદર વિદ્યાર્થીને પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર બીજા સેમેસ્ટરના અભ્યાસક્રમનું પેપર પૂછાય, વિદ્યાર્થીઓ એ પેપર લખતી વખતે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ચેતન ત્રિવેદીને અને ત્યાંના શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના ડીન જય ત્રિવેદીને એવું કહેવામાં આવે કે આ પેપર આપણે ખોટું કાઢ્યું છે, બીજા સેમેસ્ટરના પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. ત્યારે ત્યાંથી યુનિવર્સિટી એવો જવાબ આપે કે મારી અત્યારે ટર્મ પૂરી થાય છે, મારે રિન્યુઅલનું ચાલે છે, જો આ કૌભાંડ બહાર આવશે તો મારી રિન્યુઅલ અટકી જશે. એટલે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ત્યાંના ડીન એને આ પ્રકરણ દબાવી દીધું. 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી. એ વિદ્યાર્થીઓને એવું કહેવામાં આવ્યું તમારે જે લખવું એ લોકો માર્ક આપી દેવામાં આવશે. કમનસીબે પેપર એસેસમેન્ટ માટે પણ થયું. 35 માર્કના પેપરમાં 100માંથી 90 વિદ્યાર્થીઓને 35માંથી 35 આવ્યા છે. થોડા ઘણા વિદ્યાર્થીઓને 35ની 33 કે 32 કે 31 આવ્યા છે. જે અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી ભણ્યો જ નથી, જે અભ્યાસક્રમનું પેપર નહોતું, એ પેપરની અંદર કોઈને ખબર ન પડે આવું જુનાગઢ યુનિવર્સિટીમાં થયું. ત્યાંના કુલપતિએ અને ત્યાંના શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના ડીને કર્યું. આનાથી મોટી કોઈ અવ્યવસ્થા કે ગેરકાનૂની પ્રક્રિયા થઈ નહીં હોય. વીસી જવાબદાર, ડીન જવાબદાર, પેપર ચેક કરનાર જવાબદાર. રિઝલ્ટ આવી ગયું, બધાને 35માંથી 35 માર્ક આવ્યા છે. આપણે જુનાગઢ યુનિવર્સિટીના કુલપતિને અને એના શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના ડીન જય ત્રિવેદીને ચેલેન્જથી કહીએ છીએ આ મુદ્દા ઉપર કોંગ્રેસનો આક્ષેપ નથી. જ્યારે જેની ચર્ચા કરવી હોય એ ચર્ચા કરવાની અમારી તૈયારી છે. હું તમને પેપર પણ આપું છું, સિલેબસ બીજા સેમેસ્ટરનો આપું છું અને કયા સિલેબસના કયા મુદ્દામાંથી કયો પ્રશ્ન પૂછાણો છે એનું છેલ્લા પાના ઉપર વિગત પણ આપું છું. આ જુનાગઢ યુનિવર્સિટીનો કેસ રાજ્ય સરકાર ચેતન ત્રિવેદી અને જય ત્રિવેદીને તેમના હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરે એવી અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે.
गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया है। सोमनाथ से निकली यह यात्रा सुरेंद्रनगर के पाटड़ी पहुंची। गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमनाथ से सुईगांव तक युवा परिवर्तन यात्रा आयोजित की गई है, जो सुरेंद्रनगर के पाटड़ी पहुंची, जहां शक्ति माता के मंदिर से विजय के जय घोष के साथ यात्रा का प्रस्थान कराया गया, जिसमें दसाड़ा लखतर के विधायक नौशाद सोलंकी, गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र विजय सिंह गोहिल और अन्य भाजपा नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। दसाड़ा से 300 से ज्यादा ट्रैक्टर इस यात्रा में जुड़े, जिससे 3 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर की कतार देखने को मिली। ग्रामीणों द्वारा जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा की असफलताओं को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की गई। गुजरातनी अंदर भारतीय जनता पार्टीનું 27 વર્ષનું જે કુશાસન છે એની અંદર જો સૌથી વધુ કોઈ પીડિત વર્ગ હોય તો એક યુવાન છે અને બીજો ખેડૂત છે। જે પ્રકારે આજે ખેડૂતોની જે સબસિડી છે, જે પાક વીમો છે, આ પાક વીમો અને સબસિડી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચાર રાજની અંદર એ ખવાઈ ચૂકી છે। ખેડૂતોને કોઈ જ પ્રકારે ન્યાય મળતો નથી। સાથે સાથે કોરોનાની અંદર જે ગુજરાતની અંદર કરોડો લાખો લોકો મરી ગયા, 3 લાખ લોકોના મૃત્યુ થયા, એ 3 લાખ લોકોને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે જ 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર એ કોંગ્રેસની સરકાર આપશે। એ 8 વચનો સાથે આજે આ પરિવર્તન યાત્રા, યુવા પરિવર્તન યાત્રા આજે દસાડા વિધાનસભાના ગવાણા ગામે આવી છે અને હવે અહીંથી એ વિરમગામ વિધાનસભામાં પ્રવેશવાની છે। દસાડા વિધાનસભામાં આ યાત્રાને જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે। સામાન્ય યુવા, મહિલા, ખેડૂત, તમામ વર્ગના 18 વર્ણના લોકો આ પરિવર્તન યાત્રામાં જોડાયા છે અને ખૂબ ખૂબ આવકાર આપ્યો છે। પરિવર્તનની એક જબરજસ્ત લહેર આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એ ચાલી રહી છે। સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પરિવર્તનના નિર્ધાર સાથે અંબાજીથી ઉમરગામ અને સોમનાથથી સુઈગામ યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા યુવા પરિવર્તન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રાજ્યની અંદર આજે 40 લાખ કરતા વધારે યુવાનો શિક્ષિત બેરોજગાર તરીકે બેઠા છે। ફિક્સ સ્કેલ સિસ્ટમ, આઉટસોર્સિંગ અને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિના નામે છેલ્લા 27 વર્ષમાં રાજ્યના યુવાનોનું શોષણ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે। યુથ કોંગ્રેસની આ યાત્રા સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર અભૂતપૂર્વ આવકાર મળી રહ્યો છે। 18મી તારીખે થરાદ વાવ સુઈગામ વિસ્તારમાં તેની પૂર્ણાહુતિ થવાની છે। રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી આદરણીય અશોક ગેહલોતજી છેલ્લા 2 દિવસ 17 તારીખ અને 18 તારીખ આ યાત્રામાં જોડાવાના છે। કોંગ્રેસ પક્ષની આ યાત્રાની સફળતા જોઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગૌરવ યાત્રા કાઢી છે। સમગ્ર રાજ્યમાં જે જગ્યાએ ગૌરવ યાત્રા જાય છે ત્યાં ખુરશીઓ ખાલી હોય છે, ચકલા ઉડતા હોય છે। ગુજરાત રાજ્યની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો છે। ગુજરાત રાજ્યમાં મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે। ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોના રોજગારીના પ્રશ્નો છે, ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીના શિક્ષણના પ્રશ્નો છે। સમાજના તમામે તમામ વર્ગના લોકોએ, ખેડૂતોથી લઈને મજૂર વર્ગ હોય, તમામે તમામ લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જાકારો આપ્યો છે। એ એમની ગૌરવ યાત્રા અને યુથ કોંગ્રેસની युवा परिवर्तन यात्राને જોઈને જોઈ શકાય છે। जूनागढ़ के कैशोद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने लोक गीतों की धुनों पर जमकर नोटों की बारिश की। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में समस्त अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा पैसों की बारिश की गई। दरअसल यहां एक शाम पागल बाबा के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात राज्य के मंत्री देवा मालम और साथ ही भाजपा और कांग्रेस के विधायकों की उपस्थिति रही। यहां कार्यक्रम में कलाकार विशन काथड़ ने लोक गीतों की रंगत जमाई, जिस पर खूब पैसों की बरसात होती हुई देखने मिली। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने कलाकारों के ऊपर पैसों की बारिश करते हुए उनकी सराहना की, जिसका वीडियो सामने आया है। आज रोज अनुसूचित जाति समाज केशोद द्वारा आदरणीय पागल बाबा ईश्वर श्री माળી आ समाजना बारोट કે જે જીવન પર્યંત ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન સંઘર્ષના ગીતોના માધ્યમથી ગુજરાત નહીં પણ આ ભારત દેશના ઘણા રાજ્યો સુધી એણે જીવન પર્યંત જે સંઘર્ષ કરેલો એના આદરાંજલિ દેવાના ભાગરૂપે પરિવાર આજ હાજર હતો અને કેશોદ અનુસૂચિત જાતિ સમાજ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં એક કલાકાર તરીકે પાગલ બાબાના તમામ જીવન સંઘર્ષને વળી મૂકવાનો આજ નૈતિક પ્રયત્ન આ ધરતી ઉપર થયો, જેથી જન જન સુધી એના જીવનના સંઘર્ષને પહોંચાડી શકીએ અને બાબા સાહેબના જીવનના કાર્યોને જે
સોરઠી ભાષામાં જે છંદાવલીમાં રજૂ કર્યો તે એક કાબિલે દાફ છે અને એના જીવનને નાના નાના પ્રસંગોને સંસ્મરણોને આજે યાદ કરવામાં આવ્યા અને જન સુધી પહોંચાડવાની ભાવનાથી कार्यक्रम बहुत सफल आटू कार्यक्रम। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।